नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका एबीवाई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करंट के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम उस टॉपिक के बात करें जिसकी चर्चा पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हो रही है। आज हर किसी के नाम पर इस विषय पे ही बात हो रही है। तो आइए हम मिलकर उस पर बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो करंट का टॉपिक है और वो टॉपिक बहुत चर्चित टॉपिक है, जो ऑपरेशन सिंदूर। अभी जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं और अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर जो भी बात हो रही है आज पूरे विश्व में सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात हो रही है। ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या, क्यों करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरियां होगी और इसमें हमने क्या किया क्या नहीं किया, भारत सरकार या भारत सेना के द्वारा कौन से हथियार यूज किए गए, हमारे आने वाली परीक्षाओं में इनमें से कहां से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, उन सब के बारे में आज एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। क्या था ऑपरेशन सिंदूर? देखो, 22 अप्रैल के दिन 22 अप्रैल 2025 के दिनांक में पहलगांव जो कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको भारत में मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन 22 अप्रैल के दिन वहां पर क्या होता है कि आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों को जो वहां पर छुट्टियां बिताने गए होते हैं उनको धर्म के आधार पर उनके परिवार वालों के सामने एक है कि नृशंस हत्या कर दी जाती है। मतलब एक ऐसा कायराना कृत्य आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है जिसमें वो वहां पहुंचे हुए पर्यटकों से उनसे धर्म के आधार पर उनसे पूछते कि आपका धर्म क्या है, उनके पत्नियों के सामने उनको मतलब उनकी हत्या कर देते हैं और जाके ये मैसेज भी देते हैं कि क्या है कि आप जाके आपकी सरकार को बता देना कि हमने ये किया है। मतलब इस कायराना हमले का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन किया उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। देखो, ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा? क्योंकि इन आतंकवादियों द्वारा क्या किया गया, इन आतंकवादियों द्वारा हमारे जो नागरिक है, भारत की जो महिलाएं, उनका क्या है, सिंदूर उजाड़ा गया। उसी सिंदूर का जो उजाड़ा गया उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम भी सिंदूर रखा, ये बताने के लिए कि सिंदूर की हमारे देश में क्या कीमत है। वो कीमत उनसे लेने के लिए क्या है, भारत सरकार ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। देखो क्या होता है ऑपरेशन सिंदूर में, क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार के द्वारा 7 मई की सुबह को, ठीक है, 7 मई की सुबह को 1:05 से लेकर 1:30 के बीच में 9 जगह पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर 9 जगह आतंकवादियों के जो कैंप है उन पर हमला किया गया। और वहां पे जो आतंकवादियों का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आतंकवादियों के जो भी ट्रेनिंग कैंप है, लॉन्च पैड से उनको क्या है, मिसाइलों के द्वारा और बम के द्वारा भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, भारतीय सेना द्वारा उनको क्या है, नष्ट किया गया। ये 9 साइट्स कौन कौन सी थी, कहां पे थी, इन सब के बारे में हम बात करने वाले। देखो, बहावलपुर जैश मुखाली, ये पाकिस्तान भारत की जो सीमा है, यहां पर अपन 2 शब्द या यूज करेंगे, एक तो पाकिस्तान और एक पीओके। ठीक है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि पीओके और पाकिस्तान में फर्क क्या है। अपन पहले उस पर बात करते हैं, फिर अपन इन साइड्स पर बात करेंगे। देखो समझना, यहाँ पे ये हमारा पूरा क्या है, भारत का नक्शा है। क्या है ये? पूरा भारत का नक्शा है जो अपन बताते हैं, ये पूरा है ना। अब इसके अंदर जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ये बनाते हैं अपन एलओसी, जो यहां से शुरू होती है, ये अपनी एलओसी, ठीक है। इसके इधर वाला जो ये क्षेत्र है ना, ये अररिम है, ये जो लिख रखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, पीओके। क्या कहानी है पीओके की, एक बार अपन उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम सबको पता है कि हमारा देश कब आजाद हुआ। भारत जो है वो कब आजाद होता है? 15 अगस्त 1947 को। कब आजाद हुआ भारत देश? 15 अगस्त 1947 को। अब क्या होता है, जब भारत को जो आज़ादी मिली थी उससे पहले, अगर हिस्ट्री के कंसेप्ट में बात करें तो क्या वहां पर एक कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 सदस्य कैबिनेट मिशन आया था और उसने भारत की जो आज़ाद करने की जो शर्तें थी उसने डिसाइड करी कि हम भारत को क्या आज़ाद, मतलब भारत को जैसे आज़ाद करेंगे उसमें क्या क्या शर्तें रहेगी, किस तरीके से भारत में जो पहले सारी रियासतें थी उनको विलय किया जाएगा और भारत के क्या मतलब कंडीशंस रहेगी जिसपे क्या है भारत को आज़ाद होगा। और भारत के बाद में जब विभाजन किया गया, विभाजन हमारे किसके विभाजन किया गया, तो विभाजन में क्या है, जो भारत की रियासतें थी उनमें क्या है, उस टाइम बहुत सारी रियासतें, लगभग 500 के ऊपर रियासतें थी, तो उनको ये चॉइस दी गई थी कि आप चाहे तो भारत के साथ रहें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें और चाहे तो अपना क्या है स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। एक मैं आपको मतलब ब्रीफ बहुत छोटी से मैं ये पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीओके क्या है और भारत पाकिस्तान की सीमा क्या है। तो क्या होता है कि जब ये
रियासतों को ये छूट दी गई कि उनको ये छूट दी गई कि आपको किसके साथ रहना, आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, चाहे तो आप क्या है हिंदुस्तान के साथ रह सकते हैं, या चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं और एक खुद का देश भी बना सकते हैं। देखो पूरा भारत में से ही पाकिस्तान निकला, भारत और पाकिस्तान पहले, और इधर अपन बात करें बांग्लादेश, ये पूरा एक ही देश हुआ करता है जिसको अपन क्या है भारत कहते हैं। अगर आप देखोगे कि आजकल जो बहुत जगह क्या है सोशल मीडिया पर चर्चा भी चल रही है अखंड भारत अखंड भारत, तो अखंड भारत था क्या, वो आज़ादी से पहले का भारत था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी क्या है भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत के दो हिस्से होते हैं, भारत जो और पाकिस्तान। ठीक है, अब उसमें जब रियासतों को भारत का एकीकरण का समय आया तो उसमें रियासतों को अपन ने क्या ये ऑप्शन दिया कि भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के जाएं या स्वतंत्र अस्तित्व रखें। लगभग सारी रियासतें इस टाइम पे भारत में शामिल हो चुकी थी, केवल 3 रियासतों को छोड़ के, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। उस समय जम्मू के तत्कालीन राजा थे राजा हरि सिंह जी। ठीक है, हरि सिंह जी ने यह बोला कि ना तो मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा और ना मैं पाकिस्तान के जाऊंगा, मैं स्वतंत्र देश बनाऊंगा, यानी कि कश्मीर जो है वो स्वतंत्र देश बनेगा। ये राजा हरि सिंह की इच्छा थी और उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ विलय किया और ना ही हिंदुस्तान के साथ है। ये घटना थी। यहाँ तक बात होती है अपनी 15 अगस्त 1947 की। तो 15 अगस्त 1947 को कश्मीर भी क्या एक अलग देश के रूप में बनने के लिए निकल पड़ा। फिर क्या होता है कि आते 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 क्या ये डेट आती है अक्टूबर 1947। ठीक है, अक्टूबर 1947 में क्या होता है कि पाकिस्तानी सेना, ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना वहां रहने वाले जो कबीलाई लोग थे, यानी कि वहां के लोग कबीले के जो लोग थे, उनका वेश धारण करके कश्मीर पर क्या कर देती है, हमला कर देती है। क्यों? कश्मीर का जबरदस्ती पाकिस्तान में विलय करने के लिए कि कश्मीर हमारा है और हम इस पर हमला करेंगे। तो पाकिस्तानी सेना एक दुस्साहस करती है और क्या करती है कि कबीला के जो वहां रहने वाले कबीले हैं उनका वेश धारण करके क्या करती है कश्मीर पर हमला कर देती है। अब चूंकि उस समय राजा हरि सिंह जी भारत के साथ नहीं आए थे और भारत के साथ क्या है विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो टेक्निकली बात करें तो कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं था। तो इसमें क्या भारत प्रतिक्रिया की या इसके बचाव के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता था। तो अब क्या होता है कि जैसे ही पाकिस्तान, अगर अपन बात करें यहां से पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान इस पे हमला करता है, ये अपना जो पूरा हिस्सा यूं मान लो ये कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है कश्मीर हुआ करता था तत्कालीन। ठीक है, जब पाकिस्तान की सेना इस पर हमला करती है, ठीक है, हमला करती है, तो यूं समझो उस टाइम पे पाकिस्तानी सेना द्वारा जो बर्बरता के नरसंहार का उदाहरण दिया गया, मतलब इन्होंने इतने बड़े लेवल पर नरसंहार किया कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्होंने क्या वहां पर काट पीट मचाई, लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा। इससे क्या हो कि राजा हरि सिंह जी घबराते हैं और वो क्या है भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन अभी तक क्या था, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना था। तो वहां जब अपने गवर्नर थे, अपन ने बात करी कि पहले अपने गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंट बेटन थे। तब उस समय भारत के गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। तो उन्होंने क्या किया कि नेहरू जी को ये बोला कि चूंकि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम क्या है कश्मीर की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ है, कश्मीर के ऊपर हमला हुआ है। तब राजा हरि सिंह जी को यह मैसेज भेजा क्या कि आप चूंकि भारत का हिस्सा नहीं, अगर आपके ऊपर हमला हुआ है तो हम आपकी क्या मदद नहीं कर सकते। और हरि सिंह जी तभी भारत के साथ मिलने के लिए क्या तैयार हो जाते हैं और वो भारत के साथ विलय पत्र पर बिना शर्त के भारत के साथ क्या मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अभी एक मूवी भी आई थी थोड़े टाइम पहले, साल भर साथ पहले, विकी कौशल जिसमें हीरो था, आपने देखी होगी, सैम मोनिकशा, है ना। उसमें देखा होगा कि वीपी मेनन एक प्लेन में सैम मोनिकशा के साथ क्या कश्मीर जाते हैं और तुरंत जाते हैं और उनको क्या रात में वो मशाले लेके प्लेन को क्या रात में लैंड करे। तो इतनी क्या इमरजेंसी थी, इमरजेंसी उसमें यही थी कि क्या पाकिस्तानी सेना ने कबीलाई वेश में क्या कश्मीर पर हमला किया और उस हमले में हरि सिंह जी द्वारा जब भारत को ये गुहार लगाई गई कि क्या है मेरे को इससे बचना है और वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए, तो वहां से दिल्ली से वीपी मेनन प्लेन लेके जाते और तुरंत हरि सिंह जी से क्या विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाते। और जैसे ही हरि सिंह जी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उसी समय कश्मीर जो है भारत में विलय मान लिया गया और क्या है भारतीय सेना ने इस पर तुरंत हमला कर दिया। जब भारतीय सेना ने इस पर हमला किया, अब ये देखो यहाँ पे, अब इधर से ये दिल्ली, इधर से भारतीय सेना ने क्या इस पर हमला करना शुरू कर दिया, ये अपनी भारतीय सेना। तो जब भारतीय सेना ने इन पर हमला किया तो इनको क्या पीछे खदेड़ते गए, पीछे जब खदेड़ते गए तो उसी समय क्या होता है कि हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या होता है कि वो जाते हैं यूएन के पास, यूएन से ये बोलते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान हम क्या है उस समय
आज़ाद हुए थे और नेहरू जी क्या है, आदर्शवादी थे, वो हमेशा शांति के पक्षधर थे और शांति चाहते थे। तो वो यूएन की मध्यस्थता को, यूएन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मध्यस्थता, आप मध्यस्थता करो और हमारे बीच में क्या है, शांति स्थापित करो। तो यूएन उस समय ये आदेश देता है कि दोनों सेना जिस भी जगह खड़ी है वहीं पर क्या है, सीज फायर कर दे, ठीक है। और जब ये दोनों सेनाएं हट जाएगी तो यूएन द्वारा वहां पर क्या है, जनमत कराया जाएगा। तो जब भी जनमत कराया जाएगा और वहां के लोगों से पूछा जाएगा आप किसके साथ रहना चाहते, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ रहिए, आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हो तो हिंदुस्तान के रहिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने वहां से आज दिन तक सेना नहीं हटाई, इसलिए भारत ने भी वहां से क्या है, सेना नहीं हटाई। तो उसी जगह पे जो वो एक लाइन बन गई है जिसको एक मान्यता मिल गई, उसको अभी तक क्या बोला जाता है, LOC। जैसे बताया, अपन बात करते हैं, ये था भारत, है ना। अगर अपन बात करें तो भारत पाकिस्तान की सीमा इसमें क्या होनी चाहिए, तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो ये होनी चाहिए और वास्तव में यही है। लेकिन जो उस समय अटैक हुआ और जो सीज फायर किया गया, उस समय जो दोनों सेनाओं ने जहां पर संघर्ष विराम किया, वो लगभग ऐसे मान लो, ये वो क्या है, एक रेखा बन गई जिसको क्या बोला जाता है, LOC। हिंदी में इसको बोलते हैं नियंत्रण रेखा। क्या बोला जाता है, नियंत्रण रेखा। अब इस नियंत्रण रेखा को एक तौर पे बात करें, आंशिक तौर पर भारत ने क्या है, शिमला समझौते में एक आंशिक तौर पर क्या है, मान्यता भी दे दी गई। तो आज जो ये LOC बात करते हैं वो ये बात करते हैं, ये क्या है, ये LOC और इसके उधर वाले हिस्से को जिस पर क्या पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, POK। हिंदी में बोला जाता है इसको पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो अभी अपन ने जैसे बात करी कि भारत ने जो 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए वो कौन से थे, अपन ने यही बात करी। तो मैंने क्या बोला था आपको कि कुछ एक पाकिस्तान के अंदर थे और कुछ एक क्या है, POK के अंदर थे। देखो, ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए इतना बड़ा और पाकिस्तान के लिए इतना झकझोरने वाला, इतना झटके देने वाला क्यों था, क्योंकि भारत ने पहली बार, ऐसे कह सकते हैं पहली बार, पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर उस पर वार किया है। जैसे अभी कल मैं देख रहा था कि मोदी जी ने जो उनका संबोधन दिया, उसमें भी उन्होंने एक लाइन यूज करी कि हमने क्या किया, पाकिस्तान के सीने पर वार किया। सीने पर वार किया मतलब हमने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के उसके बहावलपुर में उसके आतंकी के ठिकाने थे उनको नष्ट किया और बड़े ही सटीकता के साथ नष्ट किए। तो जैसे बात करते हैं इन 9 ठिकानों में से बात करते कौन से पाकिस्तान के अंदर थे, कितने अंदर थे और POK में कौन कौन से थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें उनका मुख्य जो ठिकाना था बहावलपुर, जहां ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भारतीय क्या है, भारतीय सेना यहां पर भी हमला कर सकती है। क्यों, और यहां पर इनके जितने भी बड़े बड़े आतंकी है जिनके नाम अपन यूएन की लिस्ट में, संयुक्त राष्ट्र में जो बड़े बड़े आतंकी है जिनके यूएन की लिस्ट में अपन नाम सुनते, वो हमेशा उनका आना जाना यहाँ लगा रहता था और सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप, सबसे ज्यादा आतंकी हमेशा यहाँ रहते थे। तो ये कौन सा, बहावलपुर, ये क्या था, जैश का मुख्यालय। जैश क्या है, जैश एक आतंकी संगठन से, जैश ए मोहम्मद करके आतंकी संगठन है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है, 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है। दूसरा मुरीद के, ये लश्कर का अड्डा, ये लश्कर है तैयबा का, 30 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सीमा में, ठीक है। ये बात करें भारत पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सीमा में है, POK में नहीं है। फिर सर्जिल कैंप, जैश का ठिकाना 8 किलोमीटर अंदर, ये भी पाकिस्तान में। फिर मैमूना कैंप, हिजबुल का आतंकी कैंप 15 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान। ये जो चारों जो आतंकियों के ठिकाने थे वो कहाँ थे, पाकिस्तान के अंदर। भारत ने अपने इतिहास में पहली बार जब स्ट्राइक करी, इससे पहले जब उरी करी थी या वो पुलवामा के बाद जो करी थी वो POK में करी थी, एयर स्ट्राइक भी करी थी और सर्जिकल स्ट्राइक भी जो करी थी वो क्या POK में करी थी, पाकिस्तान में नहीं करी थी। इस बार हम पाकिस्तान के अंदर जाके, और अंदर भी इतना गए कि वो सोच भी नहीं सकते कितना, 100 किलोमीटर तक अंदर गए, ठीक है। फिर गुलपुर, पूंछ राजौरी हमले से जुड़ा 35 किलोमीटर अंदर, ये कहाँ है, POK में। तवाई कैंप, पहलगांव हमले की जड़ यहाँ से थी, 30 किलोमीटर अंदर POK में। कोटली कैंप, लश्कर बमबाजी का अड्डा 15 किलोमीटर अंदर POK। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर अंदर POK। बिलाल कैंप जैश का लॉन्च पैड है, ये कहाँ, POK में। तो यहाँ तक ये क्लियर हो कि POK और पाकिस्तान क्या है, हमने किस किस जगह हमले का। देखो अब अगर अपन बात करें मैप पे, ठीक है, देखो ये रही अपनी LOC, अपन वही बात कर रहे हैं, ये रही LOC। अब इसमें देखो
ये जो कैंप है, ठीक है, कौन सा, मुजफ्फराबाद, इसमें सवाई नाला और सैदना बिलाल, ये कहाँ पे, पीओके में, कोटली पीओके में, गुलपुर पीओके में, भीमबर पीओके में, मेमूना कैंप सियालकोट ये पाकिस्तान में, फिर सर्जल पाकिस्तान में, ये मुरीद के पाकिस्तान में। ये देखो ये कितना अंदर, हमने कितना अंदर जाके इनको मारा है। यहाँ कहाँ, बावलपुर, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा से कितना है, 100 किलोमीटर अंदर तक है, ठीक है। ये वो 9 जगह थी जिस पर 7 मई की सुबह को 1:05 से लेकर 1:30 के भारतीय सेना द्वारा जो तबाही का मंजर दिखाया गया इन आतंकी ठिकानों पे, ये सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि भारत ने इनको कब और कहां पे आके मारा। मतलब क्या ही बोले, सल्यूट है भारतीय सेना को। अपन बात करते हैं कि भारतीय सेना ने इसमें कौन कौन से हथियार यूज किए जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं, और करंट जिस किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है उनमें ये सवाल, जहां तक मेरे को लगता है 90% एग्जामों में ये सवाल पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय का मतलब यूं समझो कि भारत का गर्व, भारत का सीना जो है गर्व से चौड़ा कर दिया इन्होंने। क्यों? तो ये सवाल पूछे जाएंगे, ये समझ लो, जहां पर भी करंट आता है उनमें ये सवाल पूछे जाएंगे। तो आप तो देखो कि क्या कौन कौन से हथियार भारत सरकार द्वारा यूज किए गए थे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन लड़ाकू विमान रफेल की, ठीक है। रफेल नाम किसी से भी मतलब कह सकते हैं कि अनजाना नहीं है, क्योंकि 2016 में जब भारत सरकार ने इसको खरीदा था तब से ये हमेशा चर्चा में रहा है, ठीक है। वो चर्चा में क्या रहा, क्या कारण नहीं रहा, उस राजनीतिक विषय में अपन नहीं जानने वाले। अपन तो अभी ये बात करने वाले राफेल की क्या खूबियां हैं और इसने क्या है इस वाले युद्ध में हमारा भारतीय सेना के लिए किस तरीके से क्या है गेम चेंजर साबित हुआ, वो बात करने वाले। तो रफेल क्या है, रफेल हमने कौन से देश से लिए? सबसे पहला सवाल तो यह था कि रफेल भारत ने कौन से देश से खरीदे? तो भारत ने रफेल फ्रांस से खरीदे। किससे खरीदे? फ्रांस से खरीदे। फ्रांस की कौन सी कंपनी से? तो दसोल्ट एविएशन के द्वारा क्या है रफेल बनाया जाता है, और भारत ने दसोल्ट एविएशन से फ्रांस की जो कंपनी है उससे क्या है रफेल खरीदे, ठीक है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है देखो समझो। इसकी जो टॉप स्पीड देखो, रफेल क्या है पहला तो ये समझना, कौन सी जनरेशन का विमान है रफेल, ठीक है। अब ये एक सवाल पूछा जाएगा कौन सी पीढ़ी का या कौन सा जनरेशन का विमान है, ध्यान रखना 4.5वीं पीढ़ी का, 4.5वीं पीढ़ी का विमान है लड़ाकू विमान। दूसरी बात, क्या ये सुपरसोनिक है? यस, सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, ठीक है। अब ये सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक का मतलब है वो लड़ाकू विमान जो क्या है आवाज की रफ्तार से भी तेज चले। तो ये जो रफेल है ये क्या आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेजी से चलता है। आवाज की रफ्तार अगर अपन बात करें जो 1 मैक होता है उसकी लगभग स्पीड होती है 1261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन रफेल की जो बात करें तो राफेल क्या है ये 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। कितनी इसकी रफ्तार है? 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर बात करें इसकी क्लाइंबिंग रेट, 60,000 फीट ऊपर जा सकता है। रेंज इसकी मतलब एक बार उड़ान भरने के बाद ये 3700 किलोमीटर तक हवा में रह सकता है, मतलब 3700 किलोमीटर इसकी रेंज है। फिर बात करते हैं खाली वजन, कितने वजन का है? तो ये 10.3 टन का है। फिर बताए वारड, कितना असला बारूद ये अपने साथ ले जा सकता है दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने के लिए? तो ये 9,500 किलो या फिर अपन बात करें 9.5 टन हथियार ये क्या है अपने साथ ले जा सकता है हमला करने के लिए। कहाँ बना? तो मैंने पहले बात करी फ्रेंच कंपनी दसोल्ट एविएशन ने इसको डेवलप किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर में काम में आने वाला लड़ाकू विमान जिसने क्या एक तरीके से गेम चेंजर की भूमिका निभाई वो कौन सा विमान है? तो राफेल विमान। राफेल विमान के बारे में वापस से अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन सी पीढ़ी का विमान है? तो 4.5 पीढ़ी का, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कौन सा सबसोनिक है सुपरसोनिक है? तो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक क्यों? क्योंकि ये आवाज की रफ्तार से भी क्या है तेज चलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कौन सी कंपनी से बनाया? दसोल्ट एविएशन ने बनाया, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है? 3700 किलोमीटर। टॉप स्पीड 2200 से 2300 किलोमीटर। 9,500 किलो अपने साथ क्या है हथियार ले जाने में ये सक्षम है, ठीक है। ये तो था राफेल। अब बात करते हैं अपन आगे कि कौन सी मिसाइल से हमला किया गया, मतलब अपन यहाँ पर बात करेंगे कौन सी मिसाइल। तो देखो ये मिसाइल है जिसने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर तक अंदर जाके जो तबाही मचाई है ना उसके वो किससे मचाई गई? इस मिसाइल से। तो इस मिसाइल का नाम क्या है? स्कैल्प मिसाइल। क्या नाम है इसका? स्कैल्प मिसाइल बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम जो है वो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। देखो
इसका जो दूसरा नाम है, इसका कोड नेम कह सकते हैं, दूसरा नाम है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, स्टॉर्म शैडो। किस नाम से जाना जाता है? स्टॉर्म शैडो के नाम से। स्कैल्प मिसाइल ये भी हमने राफेल जब खरीदे थे फ्रांस से, उसी के साथ लिए। मतलब हमने जो राफेल खरीदे थे वो सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं खरीदे, हमने इनको पूरी तरीके से हथियारों के साथ खरीदे। मतलब इसमें जो हथियार लगे हुए हैं वो भी क्या हमने राफेल के साथ ही फ्रांस से खरीदे हैं। इसीलिए हमको जो राफेल की कीमत है वो क्या बहुत बढ़ गई थी, और जो एक राफेल है वो लगभग 1600 करोड़ का पड़ा था। वो इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें सारी मिसाइल और जो भी असला बारूद इसमें लगता है वो सब वहाँ से क्या लोडेड होकर हमको भेजा। खाली सिर्फ लड़ाकू विमान भारत सरकार ने नहीं खरीदा था उस समय। तो ये स्कैल्प मिसाइल भी क्या है फ्रांस से ली गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कैल्प मिसाइल बनाई किसने। तो ये फ्रांस और यूके, यानी कि फ्रांस और यूके जो देश है, इन दोनों ने क्या है संयुक्त रूप से इसको क्या है विकसित किया है। तो याद रखना, स्कैल्प मिसाइल भी हमने किससे ली? फ्रांस ने ली। इसको बनाई किससे? फ्रांस और यूके दोनों देशों ने एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस मिसाइल को बनाई है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है देखो, विशेषताएं सुनोगे ना आप तो मतलब आप भी बोलोगे यार क्या चीज बनाई है इन्होंने। देखो अभी अपन ने बात करी थी, इसका कोड नेम है, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टॉर्म शैडो। क्या नाम है इसका? स्टॉर्म शैडो के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे पेपर में सवाल आए कि स्टॉर्म शैडो से किस, स्टॉर्म शैडो के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है, तो कौन सी मिसाइल? स्कैल्प मिसाइल। इसकी विशेषता है देखो, 1300 किलो तक ये अपना क्या असला बारूद अपने साथ ले जा सकती। कितना? 1300 किलो तक का। लंबाई से हमको कोई काम नहीं है। लॉन्चिंग जेट राफेल से छोड़ी अपन ने इसको। इसमें नेविगेशन जो है जीपीएस और आईएनएस। देखो इसमें नेविगेशन क्या मतलब, अगर अपन ने इसको एक बार छोड़ दी तो बस अपन में इसमें क्या, इसमें कोऑर्डिनेट्स डालने। कोऑर्डिनेट्स मतलब इसमें अपन को क्या अक्षांशा देशांतर मान लो और वहाँ की लोकेशन डालनी। जैसे अपन कार में डालते हैं ना कि मान लो मेरे को यहाँ से जयपुर जाना और जयपुर में मेरे को मान लो वर्ल्ड ट्रेड पार्क जाना है, तो मैंने क्या है वर्ल्ड ट्रेड पार्क डाला और गाड़ी में बोल दिया कि चलो अपन को वहाँ जाना है, तो वो क्या मैप के थ्रू ले जाते हैं। ठीक इसी तरह इसमें लोकेशन डालो, ये अपने आप जाती है, ये अपने आप वहां पर जाएगी, आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत नहीं। और एक और खूबी बताऊं, अगर आपको ही रास्ते में जा रहा है, जैसे अपना यूं मूड हुआ कि अपन यहाँ से जयपुर जा रहे हैं और बीच में अपन को क्या है अपन सोचे कि चलो नहीं जयपुर नहीं जाके जोधपुर जाते हैं, तो क्या अपन जोधपुर की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। वैसे ही ठीक इसी मिसाइल को भी क्या है रास्ते में से भी इसका टारगेट चेंज किया जा सकता है, लेकिन एक बार जब अपन ने इसको छोड़ दिया तो ये अपने टारगेट पर जाकर हमला करती है। तो इसमें जो नेविगेशन है वो कौन सा है? जीपीएस और आईएनएस। कितनी रेंज तक मार सकती है? तो 560 किलोमीटर तक मार सकती है। हम तो फिर भी 100 किलोमीटर तक अंदर ही गए हैं, ये मिसाइल तो 550 किलोमीटर तक अंदर मारती है। ठीक है, तो हम इस जो बहावलपुर में जो हमला किया वो क्या है इसी मिसाइल के थ्रू किया गया। अभी अपन ने बात करी थी कहाँ बनी, फ्रेंच कंपनी MBDA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाई। जो अपन ने बात करी थी फ्रांस और यूके ने मिलकर बनाई है। ठीक है, इसकी टाइप क्या है? एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल। देखो ये क्या होता है ये समझना। अगर हम मिसाइल की बात करें, मिसाइल कितने प्रकार की होती है? अगर इनके मार्ग के आधार पर बात करें, देखो मैं आपको है ना बहुत ऊपरी तौर पर इसका क्या एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ या परिचय करा रहा हूँ कि हम ये समझ सकें कि क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल। अपन बिल्कुल साइंस की तकनीकी भाषा में नहीं जा रहे हैं, बस एक छोटा सा मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है। ठीक है, तो मिसाइल इनके मार्ग के आधार पर बात करें अपन, ठीक है, मार्ग के आधार पर बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? मतलब ये वो मिसाइल होती है जिनको क्या है एक अपन बात करें क्या परवलयाकार इस तरीके का जो मार्ग है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या परवलयाकार मार्ग पे गुजरती, परवलयाकार जिसको इंग्लिश में वो, ठीक है, परवलयाकार मार्ग में गुजरती है। इसलिए क्या होता है जैसे अपन ने कभी देखा यूं अपन ने हवा में बॉल फेंकी तो क्या अपन जितना ऊपर बॉल फेंकेंगे क्या वो उतना ही आगे जाकर गिरती है। तो ये भी क्या है इसको जैसे छोड़ा जाता है तो ये जैसे ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, ये क्या पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे भी बाहर चली जाती है और फिर क्या उतना ही यूं करके मतलब क्या है जैसे अपन ने इसको यूं फेंका तो ये ऐसे लंबी दूरी करते हुए क्या हमला करती है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादातर क्या लंबी दूरी की मिसाइल होती है। और जो क्रूज मिसाइल है वो क्या है वो जो पृथ्वी की जो सतह है यानी कि हमारी जो धरती है उसके क्या ये छोड़ा उसके समानांतर और क्या है कम ऊंचाई पर उड़ती है। तो ये समझो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो इस तरीके से चलती है और क्रूज मिसाइल क्या है पृथ्वी के समानांतर चलती है और इनकी स्पीड काफ़ी तेज होती है। क्रूज मिसाइल
की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है, और इनमें क्या नेविगेशन सिस्टम भी लगे रहते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या, बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर ऊपर से परवलयाकार मार्ग अपनाते हुए क्या है, हमला करती। तो अपन ने बात करी। दूसरी क्या थी, एयर टू सरफेस, सॉरी, ठीक है। अब ये क्या, जैसे मार कहाँ से और कहाँ पर मार कर रही है, मतलब जैसे जमीन से जमीन पर मार कर रही है, हवा से सतह पर मार करी, हवा से हवा मार करी। इसमें भी मिसाइलों के बहुत सारा प्रकार है। तो ये वाली जो मिसाइल है, ये अपन ने क्या बात करी थी, स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल जो है ये क्या है, सरफेस, ओ सॉरी, एयर टू सरफेस, यानी कि एयर टू सरफेस। ये मिसाइलें हवा से सतह पर मार करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे हवा से कैसे मार करेगी, तो ये क्या है, ये हम लड़ाकू विमानों में लगाते हैं। जैसे अभी अपन ने किसको, राफेल से छोड़ी। राफेल कहाँ था, हवा में था, तो हवा से हमने कहाँ छोड़ी, जमीन पे। जो आतंकी कैंप थे वो कहाँ थे, जमीन पे। तो ये क्या, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। देखो ये अब काम कैसे करती है, ठीक है। ये मानो इसने राफेल है ना, ये क्या है, हाँ राफेल है। इसको हमने यहाँ से छोड़ा, ये गई स्कैल्प मिसाइल। ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। देखो ये कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। चूंकि ये क्रूज मिसाइल है तो ये क्या है, धरती के समानांतर चली, ठीक है, और क्या है, कम ऊंचाई पर चली। और जब इसको पता लगता है कि जैसे ही ये टारगेट तक पहुंचने वाले होती है, जैसे कि जिस जगह इसको उड़ाना है, ठीक उसके वहां पर जाके ये क्या, उसके ऊपर से जाती है और नीचे क्या है, नीचे जाके धड़ाम दे के हमला करती है। अब ये ऊपर से क्यों जाती है, देखो इसके जैसा अपन ये देख रहे हैं कि ये क्या है, यूं गई, यूं गई, और फिर क्या यूं होके यूं मार करी। इसका क्या रीजन है, देखो इस मिसाइल के क्या दो भाग हैं। ये जैसे मिसाइल है, यूं मान लो, इसके दो भाग है। तो इसके यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये क्या है, पंख लगे हुए हैं। ये पंख क्या है, ठीक है, ये क्या करती है, मान लो ये बिल्डिंग है जिसमें इसको हमला करना है, ठीक है। ये क्या है, टेरर कैंप मान लो, ये वो आतंकवाद के क्या है, टेरर कैंप। अब ये क्या करते हैं, अपन ने क्या देखा कि ये ऊपर से जाके मार करती है। अब मान लो टेरर कैंप में क्या है कि ये क्या अंडरग्राउंड बंकर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बंकर भी बनाते हैं। बंकर क्या होता है, जमीन के नीचे एक तरीके से गुफा बना के उसके अंदर भी लोग रहते हैं। ये अधिकतर हमलों के समय बचाव के लिए काम में आती है। और चूंकि क्या है, ये आतंकवादी टेरर कैंप है, तो ये क्या बंकर वगैरह बना के ही रखते हैं ताकि क्या कभी भी कुछ हमला हो जाए तो ये क्या नीचे छुप के बच जाए। लेकिन इस बार भारत ने इनको वो मौका भी नहीं दिया। इनका भारत सरकार का तो यूं था कि भारतीय सेना का यूं था कि आप कहाँ तक छुप सकते हो, हम वहां तक आके आपको मारेंगे, और वही कर दिखाया। तो ये मिसाइल क्या करती है, ये आगे से ड्रिल करती है। मतलब क्या होता है कि जब ये हमला करती है तो यहाँ पे जैसे इसने यूं आके हमला किया, तो पहले तो ये यहाँ पर क्या करती है, ड्रिल करती है, ठीक है, इसको तोड़ा। फिर ये क्या, छत में छेद करके वापस नीचे आई, छत में छेद करके क्या है, नीचे आई, ये आई, ये नीचे। फिर क्या, अगर बंकर में भी कोई छुपाए तो ये क्या करेगी, इसमें भी छेद करेगी कि, और फिर क्या है, यहाँ पहुंचेगी। और जब ये पूरी तरीके से नीचे पहुंचती है तब जाकर ये फटती है, ताकि क्या, उस पूरी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के नीचे तक जो लोग छिपे होते हैं उनको भी क्या है, नस्त नाबूद कर सके और क्या है, मौत के घाट सुलझा सके। इसलिए ये मिसाइल जो है अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी क्या है, खासियत रखती है। ध्यान रखना कौन सी मिसाइल से हमने जो दूर के हमले वो कौन सी मिसाइल से किए, तो स्कैल्प मिसाइल। ये हमने कहाँ से ली, फ्रांस से ली। किसके साथ आई, राफेल के साथ आई। बनाई किसने, फ्रांस और यूके ने मिलकर बनाई है, ठीक है। कितना अपने साथ असला बारूद ले जा सकती है, तो 1300 किलो तक अपने साथ ये क्या है, असला बारूद ले जा सकती है। ध्यान रखना, जैसे राफेल सुपरसोनिक था, मतलब क्या, आवाज से तेज चलता, आवाज की स्पीड से भी क्या तेज चलता था। ये सब सोनिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, सब सोनिक मिसाइल है। आवाज की गति से थोड़ी सी कम स्पीड से चलती है। ध्यान रखना, इसको रडार भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि इतनी नीचे चलती है, और इसमें एक तरीके की क्या है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब यहाँ पे वो बात कर लेते हैं। देखो रडार जब किसी को भी पकड़ता है ना, तो उसमें क्या करता है कि वो क्या करता है कि तरंगे भेजता है, ठीक है, रेडियो तरंगे भेजता है। तो वो जहां पर भी डाइवर्ट होती है, वहां जहां से टकरा कर वापस आती है, रडार उसको वापस से क्या है, इंटरसेप्ट करता है, और ये पता लगाता है कि अच्छा वहां पे वो रेडिएशन जहां से टकरा के आती है, तो उसके ऊपर वो डिसाइड करता है कि अच्छा वहां पे वो जगह। ये क्या करते हैं, उस रेडिएशन को ही क्या अपने अंदर सोख लेती है, तो वो रेडिएशन वापस आ ही नहीं पाती। तो क्या रडार इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता, मतलब ये रडार के भी पकड़ में नहीं आती। इसलिए एक तरीके से क्या है, ये मिसाइल की खूबियों में क्या है, चार चांद लगाती है। इसलिए ये मिसाइल इतनी बेहद खास है, ठीक है।
तो लंबी दूरी के जो हमने टारगेट किए वो हमने किससे किए, स्कैल्प मिसाइल से। दूसरा जो खतरनाक बम था जो हमने मारा, जो पीओके में लगभग हम ये कह सकते हैं कि पीओके में यूज किया, वो कौन सा था, हैमर बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब है, हैमर बॉम्ब्स। ये भी हमने राफेल के साथ किससे, फ्रांस से लिया है। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता, देखो पहले तो अपन इसका पूरा नाम समझते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, खाली एक बार इंफॉर्मेशन के लिए सुन लो। क्या है इसका पूरा नाम, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, क्या है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये इसका पूरा नाम है, खाली बस सुन लो, याद करने की कतई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब क्या होता है हैमर बम में, ऐसा क्या है, देखो एक बार अपन इसको पढ़ते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देखना, और फिर अगर अपन आगे बात करेंगे। हैमर किट सिस्टम किसी भी बम को क्या है, स्मार्ट बम बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे स्मार्टफोन होते हैं, ये क्या अपने तरीके से काम करता है, तो इसको स्मार्ट बनाया जा सकता है। जीपीएस और लेजर इंफ्रारेड गाइडेंस की मदद से 10 मीटर तक की सटीकता के साथ मार कर सकता है। मतलब अगर आपको मारना है 70 किलोमीटर, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर दूर मारना, और आप चाहते हैं कि पास वाली बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचे, तो इसकी सटीकता इतनी है कि क्या है, 10 मीटर की सटीकता के साथ मार सकता है। फिर बात करते हैं, टैंक को मार सकता है, बिल्डिंग इमारतों को सीधे निशाना बनाते हैं, कोलेटरल डैमेज यानी कि आसपास की चीज़ों को नुकसान नहीं होता। मान लो जिस बिल्डिंग में आतंकवादी छुपे, सिर्फ उसी को ही नुकसान पहुंचा के पास आसपास वाली बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों नहीं पहुंचाता, उसके बारे में अगर बात करेंगे। इसकी रेंज क्या है, 15 से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है, यानी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम में घुसे बिना हमला कर सकता है। दिन रात धूल बारिश या जीपीएस जाम होने की स्थिति में भी काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी तक नहीं जाते, तो इनको क्या है, उतना जीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो अगर इस मिसाइल का आप हिस्सा देखो, तो ये जो पंख लग रहे हैं है ना, ये इसके पंख नहीं, ये क्या है, एक तरीके से यूं मान लो ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन का यूं देख लो कि जैसे अपने घर में क्या है, अपन कभी भी जैसे कुछ लगाना है तो अपन वो क्या है, स्क्रू डालने के लिए जो पहले वो ड्रिल करते हैं ना, बस ये थोड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन है, उस साइज की बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि ये क्या है, छत के अंदर से वैसे ही घुसती है, पूरी नीचे जाके बंकर के नीचे भी जाके क्या ठेठ जब नीचे पहुंच जाती है कि हाँ अब और नीचे जाने की, अब और ड्रिल करने की गुंजाइश नहीं, तो ये वहां जाकर फटती है। तो क्या है, इसलिए ये मिसाइल अपने आप में खास है कि ये क्या है, बंकर में छुपे हुए, ये क्या बिल्डिंग में छुपे हुए भी लोगों को क्या है, बहुत अच्छी तरीके से निपटाती है। तो हमने जो कम दूरी के टारगेट से, जैसे बात करें अगर पीओके में हमने जो यूज किए होंगे वो क्या है, हैमर बम यूज किए होंगे। जो पाकिस्तान में हमने दूरी तक जो गए हैं, जैसे भावलपुर 100 किलोमीटर तक अंदर गए हैं, वो हमने क्या है, स्कैल्प मिसाइल जो इससे पहले वाली थी वो यूज करी। ठीक है, ये तो बात थी ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की, जो हमने 7 मई की रात, मतलब 7 मई की सुबह को जो 1:05 से लेकर 1:30 के बीच में जो हमने उनके जो 9 ठिकानों पर हमला किया, वो इन दोनों के साथ किया। अब बात करते हैं जब आगे ये हुआ कि भाई जब हमने ये कर दिया, फिर उनके बाद वहाँ से ड्रोन आए, तो फिर भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी, जिसको एक तरीके से यूं भी किया गया ऑपरेशन सिंदूर का चरण दूसरा, उसमें हमने क्या यूज किया, देखो एक तो हमने यूज की भारत का गौरव, ये मिसाइल की तो क्या ही बात है, मतलब अगर यूं कहो ना कि एक मैजिक है ये भारत सरकार का मैसेज देके आती है कि हाँ भाई मैं आई हूँ। तो अभी जैसे आपने यूं देखा भी होगा ना कि ब्रह्मोस ने ही युद्ध पलट दिया। मतलब जब ब्रह्मोस फायर करी तो वहाँ के डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करते कि भाई साहब अब हमें ना लड़ना, हमको तो बचा लो आप। ठीक है, तो वो क्यों कर पाए, क्योंकि भारत ने ये भेजी लास्ट में, किसको, ब्रह्मोस को। क्या है इस ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा खास, तो देखो सुनो, ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाई, ये भारत के डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा डिफेंस रिसर्च, रक्षा उसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी ट्रांसलेशन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और एनपीओएम रशिया ने, मतलब भारत और रूस के द्वारा ये क्या है, संयुक्त रूप से विकसित की गई है ब्रह्मोस मिसाइल। अब इसका नाम देखना, ये 2 नदियों के ऊपर नाम है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी भारत की, तो जो ब्रह्म में लिया है ब्र, वो किसका है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का, और मोस का जो इसकी रशिया में एक नदी है, कौन सी, मोस्कावा नदी। तो इन दोनों के नाम के मिलाकर इसका पूरा नाम क्या बना है, ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इसकी स्पीड 2.8 मैक, मतलब वही आवाज से 2.8 गुना तेजी से चलती है। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 3500 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जाती है। अगेन वापस से बात करें तो ये भी एक तरीके की क्या है, क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ठीक है,
कितनी रेंज है 300 किलोमीटर तक की। भारत ने इसके तीनों वर्जन यानी कि इसके तीनों वर्जन डेवलप कर दिए। इसको हम प्लेन से भी मार सकते हैं, इसको हम जमीन से भी मार सकते हैं और क्या है नेवी से भी मार सकते हैं। तो भारत ने ये तीनों सेनाओं के लिए विकसित कर लिए, वायु सेना, थल सेना और जल सेना, तीनों इसका अभी उपयोग कर रही है और ये इन सर्विस है। फिर बात की इसकी एक्यूरेसी, भाई साहब ये तो इसका गजब ही चमत्कार है। 1 मीटर की सटीकता के साथ मार करती है। मतलब कि अगर आपने इसकी जैसे रेंज है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर को मीटर से डिवाइड करो, 300 × 1000, मतलब इतनी दूरी के जाने के बाद भी इसकी सटीकता जो है ना वो 1 मीटर है। मतलब 1 मीटर से ज़्यादा ये इधर उधर नहीं होगी। आपको अगर जिस इंसान को मारना है या जिस जगह मारना है ना, उसके पास वाले पड़ोस वाले को भी नहीं मारेगी, ये जिसको मारना है उसी को ही मारेगी जिसके लिए ये भेजी गई है। ठीक है, इसमें भी वही बात है, अपन इसको चलते फिरते भी क्या है एक बार छोड़ने के बाद अपन चाहें तो क्या है इसका रास्ता जब चाहे तब अपन बदल सकते, लेकिन एक बार जिस जगह के लिए छोड़ी गई है वहां पर जाकर ही हमला करती है। और इसको भी क्या रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या है जमीन के बिल्कुल समानांतर चलती है और बहुत नीचे चलती है, तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये को भारत द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में था, जो भारत के, हाँ यहाँ पर ये राफेल में नहीं लगी हुई, ये भारत का जो सुखोई MK3 विमान है, लड़ाकू विमान है, जो हमने किससे रशिया से लिया हुआ है, उसमें भारत ने ये लगाई हुई है। ठीक है, ये अपन ने इसकी बात करी थी। ठीक है, कि इसकी स्पीड क्या है 2700 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की इसकी क्या है फायरिंग रेंज है। 10 साल से भारत की 10 साल तक इसकी सर्विस लाइन है। बाकी सब अपन ने लगभग बात करी ली है। ठीक है, अब आगे बात करते, देखो आपने जब एक ये देखा होगा कि जब भारत ने लाहौर और रावलपिंडी पर ड्रोन का हमला हुआ था, भारत के ऊपर इन्होंने रात को बहुत सारे ड्रोन फेंके, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या इनके ऊपर ड्रोन हमला किया। और ये न्यूज़ में आपने देखा होगा या सुना होगा कि भारत ने इनका क्या है एयर डिफेंस सिस्टम, वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। रावलपिंडी पर भी क्या है ड्रोन से हमले किए। तो कौन सा ऐसा ड्रोन था जिससे भारत ने हमला किया? याद रखना, इस ड्रोन से हमला किया भारत ने। ये नाम याद रखना, पहली स्कैल्प मिसाइल, दूसरा हैमर बम, तीसरी ब्रह्मोस मिसाइल, चौथी हारोप ड्रोन। ठीक है, ये हारोप ड्रोन क्या है, ऐसी क्या खासियत है कि अपन ने तो उनके हजारों ड्रोन को भारत में गिरने तक नहीं दिया। ये उन्हीं के एयर डिफेंस में जाके जो इसको ट्रैक करता है, जो इसको मारने के लिए बनाया गया, उसी को ही फोड़ के आ गया। ये क्या है ऐसी खासियत? देखो पहली बात नाम ही सुनो, हारोप इंडिया सुसाइड ड्रोन। देखो भारत और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? हमारे यहाँ पे क्या जान की बहुत कीमत है, मतलब हर एक इंसान की कीमत है, हर एक इंसान को वैल्यू दी जाती, पाकिस्तान में नहीं जाती। जैसे पाकिस्तान फिदाइन बनाती है या आत्मघाती हमले करता है, आत्मघाती हमले वैसे होते क्या है वो जिसमें क्या खुद को नुकसान पहुंचे। फिदाइन हमले क्या होता है जिसमें आदमी का यही गोल होता है मैं मारूंगा और खुद भी एट द एंड मर जाऊंगा। मतलब वो जो हमला करना था उसका लक्ष्य होता है कि मेरे को तो मरना ही है। भारत के केस में ऐसा है कि भारत भाई साहब भारत के नागरिकों की जान की बहुत परवाह करता और उनकी कोई वैल्यू देता। हमारे लिए किसी को भी, हम कभी किसी को फिदाइन नहीं बनाते, हम फिदाइन बनाते ड्रोन कि भाई तू मर जा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारत का जो सुसाइड ड्रोन है उसका क्या नाम है? हारोप। ये हमने कहाँ से लिया? तो ये हमने इजराइल से लिया और भारत और इजराइल दोनों मिलकर अभी इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हारोप ड्रोन किससे लिया? तो भारत ने किससे लिया इसको? इजराइल से, जो भारत का एक तरीके से क्या परम मित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा क्या है देखो, ये क्या करता है पहले तो क्या ऊपर घूमता है और टो लेता है, जैसे टो लेता है अपन कहते हैं ना कि इसको ढूंढ रहा है ऊपर जाके, तो ऊपर जाके पहले तो ये ढूंढता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही इसके पास वो रेडिएशन आती है, मतलब रेडियो तरंगे आती है जो इसको ढूंढ रही होती है, तो ये क्या जैसे वो रेडियो तरंगे आती है ना बस उसी को फॉलो करता है और जिस जगह से वो रेडियो तरंगे आती है ना बस उसी को पकड़ लेता है और उसी को पकड़ते पकड़ते जहाँ से वो तरंगे आती है ना वहाँ पर जाके क्या फट जाता है। मतलब ये आया तो मरने के लिए ही है पर मार के मरता, और किसको मार के मरता? जो इसको ढूंढ रहा होता है। तो क्या है इसकी क्या है देखो, हारोप सर्चेस मतलब ढूंढता है, फाइंड्स पता लगाता है, आइडेंटिफाई मतलब उनका वापस पता लगाता है कि भाई साहब मेरे को इसको मारना है। फिर क्या करता है? अटैक, हमला करता है, टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है और फिर क्या है सामने वाले को तो खत्म करता करता साथ में खुद भी मर जाता। मतलब हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको जरूर ले डूबेंगे। तो वो वाला सिस्टम इसका है। डेवलप किसने बनाया इसको? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया इसका। ठीक है, टाइप कौन सा है? लॉइटरिंग मिशन। लॉइटरिंग मतलब जो ऊपर घूम घूम के टो लेता है ना वो, और लास्ट में ये फटता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? सुसाइड ड्रोन। मतलब ये आए इसलिए कि इसको क्या है सुसाइड करने, मतलब इसको तो मरना ही है।
ये 9 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसकी स्पीड 2500 किलोमीटर तो मतलब 2500 नॉट तक है। और क्या है इसमें खासियत बात, तो ये 23 किलो तक अपने साथ क्या असला बारूद ले जा सकता है। तो हमने जो लाहौर में इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो नष्ट किया था वो किसके द्वारा किया गया था? हारोप के द्वारा किया गया था। हारोप ड्रोन जो हमने इजराइल से लिया है। और रावलपिंडी में जो स्टेडियम में जो एक ड्रोन फटा था वो भी यही महाशय थे। कौन से? हारोप महाशय। तो ये जो चारों चीज़ें थी, इससे भारत ने पाकिस्तान में जो हमले किए, भारत द्वारा जो जवाब दिया गया वो इन चारों के द्वारा दिया गया। कौन कौन सा? स्कैल्प मिसाइल, सेकंड हैमर बम, थर्ड ब्रह्मोस मिसाइल, चौथा हारोप ड्रोन। तो ये वो सारे फैक्ट था जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी तरफ से पाकिस्तान को जिससे नुकसान पहुंचाए। ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर में ये सारे हथियार, ये लड़ाकू विमान, ये मिसाइलें, ये ड्रोन भारत सरकार या भारतीय सेना के द्वारा यूज़ किए गए। ये हमारा पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में था। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। आपको इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल ABY एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच किया हुआ है। आप उस पर जाके इसकी PDF ले सकते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा इस तरीके के वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलना मुश्किल है कि जिसमें पूरी तरीके से हर एक स्पेसिफिकेशन को डिटेल करके बताया गया। और आने वाले एग्जाम में आप मानो मत मानो, जब आने वाले 7-8 महीने में जो भी परीक्षा होंगी उसमें से यूँ मान लो कि आप 10 में से 9 परीक्षाओं में इनमें से सवाल आएगा। तो जो भी पढ़ रहा है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और भारतीयों को भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये पता चले कि भारतीय सेना ने क्या कर दिखाया, मतलब गजब ही करके दिखाया है ना। और हमने किस तरीके से पाकिस्तान को क्या अंदर जाके मारा, ऐसे हमारे कौन से हथियार थे। यहाँ तक जुड़े रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।